दोस्तों, आज की वीडियो में हम रेफ़रेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप काले पेन से हेडिंग डालेंगे रेफ़रेंस की। फिर उसके बाद उसमें आप लिखेंगे दीज़ लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। इसके बाद आगे आप लिखेंगे पोएम का नाम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कंपोज्ड बाय पोएट्स नेम या पोएटस नेम। ये चीज़ बिल्कुल सेम आप उतार दीजिएगा, ऐसा ही पूरा जैसा लिखा हुआ है दोस्तों। बस यहाँ पर थोड़ा-सा आपको चेंज करना होगा। यहाँ पर नेम ऑफ द पोएम यानी इसकी जगह पर ये चीज़ नहीं लिखना है दोस्तों, जो रेड पेन से लिखा है, इसकी जगह पर पोएम का नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टैन्ज़ा दिया गया है और मान लीजिए आपका एक लक्ष्मण पोएम है, उसका कोई स्टैन्ज़ा दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा लक्ष्मण आप लिख देंगे पोएम का नाम। और लक्ष्मण पोएम आपकी कंपोज़ की गई है तोरू दत्त जी द्वारा, जो कि एक पोएटेस हैं, तो यहाँ पर आप उनका नाम लिख देंगे। तो ऐसे आपका रेफ़रेंस हो जाएगा। और साथ में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप लिखेंगे तो रेफ़रेंस के सामने ये जो लाइन मैंने लिख दी है, इसी के बिल्कुल सामने लिख दिया है ये सारा। तो ये सारा आप सामने ना लिखकर ये सेकंड लाइन से स्टार्ट कीजिएगा। मतलब फ्रॉम जहाँ पर लिखा है, यहाँ से आप लिखेंगे दीज़ लाइन्स हैव बीन, इस तरह से। तो इस तरह से आपका रेफ़रेंस हो जाएगा दोस्तों, दीज़ लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम लक्ष्मण कंपोज्ड बाय तोरू दत्त। यहाँ पर लक्ष्मण की जगह जिस मतलब पोएम का स्टैन्ज़ा दिया गया उस पोएम का नाम आप लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एंग्ज़ायटी पोएम है, जिसके पोएट हैं आपके ए.के. रामानुजन जी, तो यहाँ पर ए.के. रामानुजन हो जाएगा, यहाँ पर एंग्ज़ायटी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इतनी चीज़ें आपको चेंज करनी होंगी, ये और ये दोस्तों बस, और पूरा आप लिख लीजिएगा ऐसा ही। नेक्स्ट जो हेडिंग आप डालेंगे दोस्तों, वो हेडिंग होगी आपकी कॉन्टेक्स्ट की। कॉन्टेक्स्ट में आप ऐसा लिखिएगा कि इन गिवन स्टैन्ज़ा द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द। फिर उसके बाद ये जो नीले पेन से लिखा है दोस्तों, वो पूरा ऐसे ही लिख दीजिएगा आप लोग। और इसके बाद आप लिखेंगे जो मेन थीम है पोएम की, वो लिख दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। ये आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होता दोस्तों, 2 या 1 या 2 लाइन में आपको लिखना है। 1 या 2 या ढाई या फिर डेढ़ लाइन के अंदर-अंदर आपको लिख देना है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट का मतलब जो भी पोएम का पूरा सार है, जो भी पोएम के स्टैन्ज़ा जो दिया गया है, उसमें क्या बताया गया है एग्ज़ैक्ट, बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताना होता है यहाँ पर। यानी जो मेन आइडिया, जो मेन थीम है पोएम की, जो छोटा मतलब बिल्कुल पूरी जो पोएम में क्या चीज़ बताई गई, किस बारे में बात की गई उस स्टैन्ज़ा में, वो आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिखना होता है, बहुत शॉर्ट में यहाँ पर लिखना होता है। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिएगा दोस्तों। ये जो ब्रैकेट में लिखा है, इसको हटाकर, और ब्रैकेट भी नहीं लगाया जाएगा दोस्तों, बस द के आगे आप ऐड कर दीजिएगा जो पोएम की थीम होगी। और लास्ट में एक चीज़ का ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, ख़्याल रखिएगा कि यहाँ पर लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। यहाँ पर आपको फुल स्टॉप ऐड कर दीजिएगा यहाँ पर, और साथ में ये आपका रेफ़रेंस में भी होगा। और जो कॉन्टेक्स्ट के सामने ना लिखकर आप इसकी फर्स्ट लाइन छोड़ दीजिएगा, सेकंड लाइन से यहाँ से लिखिएगा दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आप कैसे लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन आप हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, और ब्लू पेन से जब आगे आप लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे दीज़ लाइन्स इन दीज़ लाइन्स द पोएट वांट्स टू से दैट। यहाँ पर से है दोस्तों, से ये चीज़, से दैट। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें वो कहना चाह रहे होंगे, वो सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। जो भी स्टैन्ज़ा दिया गया है, उस स्टैन्ज़ा में एक-एक लाइन जो दी गई है, एक-एक लाइन्स का आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। ठीक है? ये काफ़ी बड़ा लिखा जाता है, और मतलब आपको इसमें क्या होता है कि पूरा जो स्टैन्ज़ा दिया गया है, उसमें एक-एक जो वर्ड है, एक-एक जो लाइन्स दी गई हैं, उसको एक्सप्लेन करना होता है। यहाँ पर एक-एक वर्ड का अलग-अलग मीनिंग होता है पोएम्स में,
और एक-एक वर्ड का क्या मीनिंग जो पोएट एक डीप जाके जो कहना चाह रहे हैं, उसको यहाँ पर समझा कर लिखना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप पूरा इतना लिख लीजिएगा इन दीज़ लाइन्स द पोएट वांट्स टू से दैट, फिर उसके बाद आप जब लास्ट लाइन में पहुँचेंगे, जो स्टैन्ज़ा दिया गया है लास्ट लाइन यहाँ पे देखिए मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, ये लास्ट लाइन लिखनी नहीं है आपको। आपको यहाँ पर लास्ट लाइन पे जब आप पहुँचेंगे तो क्या लिखेंगे वो चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है। जब आप लास्ट लाइन में पहुँचेंगे उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे होंगे तो आप लिखेंगे दस द पोएट वांट्स टू एक्सप्रेस एक्सप्रेस दैट, यानी इस प्रकार से जो पोएट हैं वो क्या कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद जो मेन आइडिया होगा पोएम का वो आपको लिख देना है यहाँ पर लास्ट में, और लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप आप ज़रूर लगाइएगा। इसके बाद कभी-कभी दोस्तों क्रिटिकल कमेंट्स आप यहाँ पर लिखते हैं लास्ट में, तो कमेंट आप लिखेंगे क्रिटिकल कमेंट्स, और अगर नहीं भी दिया है तो आप ज़रूर लिखिएगा क्रिटिकल कमेंट्स इसके में जो भी स्टैंजा दिया गया है, क्योंकि कभी-कभी पेपर में आपका जो लिखा है उसमें नहीं लिखा होता है क्रिटिकल कमेंट्स लिखिए। तो आप ज़रूर यहाँ पर क्रिटिकल कमेंट्स लिखिएगा। साथ में कभी-कभी एक प्रॉब्लम बच्चों को आती है, मैंने देखा है कि कभी-कभी वो रेफ़रेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की ये स्पेलिंग्स भूल जाते हैं। तो ये दोस्तों आपको आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो पेपर है, पेपर में आप देखेंगे ऊपर जो क्वेश्चन लिखा गया है उसी में आपको ये रेफ़रेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की जो स्पेलिंग है वो मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर लिखा होता है कि एक्सप्लेन विद रेफ़रेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और एनी 4 और एनी 2 इस तरह से लिखा होगा ऑफ द फॉलोइंग, और फिर आगे लिखा होगा कि एडिंग क्रिटिकल नोट्स वेयर नेसेसरी, जहाँ पर ज़रूरी हो वहाँ पर आप क्रिटिकल जो कमेंट्स हैं या नोट्स हैं उसको ज़रूर लिखिए आप लोग। तो जिस पोएम में आपको लगता है कि क्रिटिकल कमेंट्स ज़रूरी है तो उसमें ज़रूर लिखिएगा आप लोग। तो इस तरह से क्रिटिकल कमेंट्स कैसे लिखना है आइए जान लेते हैं। क्रिटिकल कमेंट्स में दोस्तों आपको लिखना होता है कि जो मेन पॉइंट ऑफ द स्टैंजा, और मतलब इस तरह से आप लिखेंगे पूरा मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टैंजा लिख दीजिए, या फिर लाइन्स लिख दीजिए, या फिर पोएम लिख दीजिए। इन तीनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। सो द पोएट द मेन पॉइंट ऑफ द स्टैंजा इन वन लाइन, यानी जो मेन पॉइंट होगा स्टैंजा का जो दिया गया है उसको एक लाइन में आपको लिखना है यहाँ पर। सेकंड में आप देखिए फॉर्म ऑफ द पोएट्री, यानी जो स्टैंजा दिया गया है वो जो स्टैंजा है वो सोनेट है, लिरिक है, एलेजी है, या ड्रामेटिक मोनोलॉग है, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब और भी फॉर्म्स होते हैं पोएट्री के, तो उनमें से कोई है तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। आगे आप ये चीज़ तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, लैंग्वेज इज़ सिंपल एंड ईज़ी टू अंडरस्टैंड, और इसके बाद आप और यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे भी कि लैंग्वेज इज़ सिंपल और ईज़ी बट इफ़ेक्टिव, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। इसके बाद आप देखिए फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ की गई है इस पोएम में, जो स्टैंजा दिया गया है वो आप लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली, ठीक है? जितनी भी आप बहुत सारी आपकी हैं सिमिलीज़, तो उनमें से जो भी यूज़ की गई हैं आपके स्टैंजा में वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आगे आप राइम स्कीम लिखेंगे, जो लाइन दी गई है वहाँ वो आपके एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से दोस्तों आपको रेफ़रेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखना है आपके एग्ज़ाम में। आई होप मैं अच्छे से समझा पाया हूँ दोस्तों। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा।